नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग हिस्ट्री की क्लास जो है अभी चला रहे हैं और आज का जो चैप्टर जो है वो 6th चैप्टर होने वाला है। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं बुनकर, लोहा बनाने वाले जो लोग थे और फैक्ट्री मालिकों के बारे में। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखा करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो भारत का जो पश्चिमी तट है और जो हम देखते हैं कि जो गुजरात का गुजरात में स्थित जो हिंद महासागर के रास्ते में होने वाले व्यापार के सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। यहाँ पे जो है सबसे पहले डच और ब्रिटिश व्यापारी जो है अपना जहाज जो है 17वीं सदी तक जो है यहाँ लेकर आते थे। सबसे पहले लेकर यहीं पहुंचे और जो है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया उन्होंने। ठीक है, तो इस अध्याय जो है इस अध्याय में इस चैप्टर में हम लोग यही जो है जो बेसिकली हम कपड़ा और लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, कि ब्रिटिश जो समय था उस समय जो है इनकी दशा क्या थी, किस तरीके से जो है इनका कार्य जो है चल रहा था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से जो देखा जाए तो जो दोनों उद्योग है ना वो बहुत महत्वपूर्ण उद्योग रहे हैं, क्योंकि कपड़े जो है कपड़े के साथ साथ जो है मशीनी उत्पादन के कारण जो है 19वीं सदी में जो है ब्रिटेन जो था वो दुनिया का प्रमुख जो है औद्योगिक राष्ट्र बना। ठीक है, तो 1850 के दशक से जब लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो जो ब्रिटेन जो था वो दुनिया का कारखाना कहलाया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन था ना जो ब्रिटेन था वो औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण से जो है गहरा संबंध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और भारतीय भूभागों में जो है कब्जे व्यापार का जो ढांचा था वो बदला और किस तरीके से जो है इन्होंने जो है भारी मुनाफा जो है कमाने की कोशिश की। ठीक है, और जो ब्रिटेन था वो भारत से जो है तैयार माल जो है लेकर जाता था वहां पर जो है बेचने के लिए। ठीक है, तो उससे काफी इन लोगों को जो है बहुत बहुत ज्यादा ये लोग मुनाफा कमाते थे उस समय। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भारतीय कपड़े और विश्व बाजार एक टॉपिक है, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। कपड़े और विश्व, अच्छा, हमें देखने को मिलता है जो भारतीय कपड़े थे वो विश्व बाजार में उनकी क्या स्थिति थी और किस तरीके से उन्होंने जो हमारा जो कपड़ा था किस तरीके से विदेशों के बाजारों में उसने जगह बनाई। आपको पता है कि बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास हम देखते हैं कि भारत दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े जो थे वो लंबे समय से अपनी गुणवत्ता के लिए और बारीकी जो कारीगरी उन पे होती थी, बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में जो है मशहूर थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जैसे जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का जो है भारी व्यापार होता था। ठीक है, इसके साथ साथ 16वीं सदी से यूरोप की जो व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े को खरीदने लगी थी। ठीक है, क्योंकि जो भारत का जो सूती वस्त्र था उस समय बहुत अच्छी क्वालिटी का ये होता था और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, इसीलिए इनकी डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो सोना चांदी वहां से लेकर आते थे और जो है जो भारत का कपड़ा था उसके बदले इसको खरीद के यहाँ से ले जाते थे और वहां ले जाके इसको काफी मुनाफा इससे कमाते थे। ठीक है, तो दरअसल वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जो कपड़ा वहां पे जो बनता था ना वो कपड़ा इस क्वालिटी का नहीं होता था। यहाँ का जो कपड़ा था वो काफी अच्छा
कपड़ा माना जाता था। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो शब्द होते हैं ना, कुछ शब्द भी ऐसे हैं जो शब्दों में भी कई सारे राज छुपे हुए होते हैं, कई सारे इतिहास छुपे हुए होते हैं। जैसे बारीकी सूती कपड़ा जो है सबसे पहले जो है ईरान के जो इराक के मोसूल में देखा गया। ठीक है, और इसे जो है मसलिन मसलिन कहा गया। मसलिन को हम मलमल भी कहते हैं, तो इसको जो है मसलिन कहा जाने लगा। ठीक है, जो पुर्तगाली थे, आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले जो है कालीकट में आए और मसाले और सूती जो कपड़े थे ना, यहाँ से जो सूती वस्त्र थे वो अपने साथ लेकर गए। यहीं से धीरे धीरे जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में जो है ना धीरे धीरे चीजें फैलने लगी और इस कपड़े की जो है तारीफ होने लगी। तो उसको देखते हुए और दूसरे व्यापारी भी यहाँ आने लगे कि वो भी इसका जो है व्यापार करेंगे। कालीकट से जो एक शब्द निकलता है कैलिको, कैलिको। ठीक है, तो इस कपड़े को जो है कैलिको भी कहा जाने लगा। ठीक है, पहले तो कालीकट जो था, कालीकट से कैलिको बना और कैलिको जो है इस कपड़े के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो भारतीय बाजार थे, भारतीय बाजारों जो यूरोप के जो बाजार थे, यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की क्या स्थिति थी। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से जो कुछ लोग बेचैन हो उठे, वो कौन से लोग थे। हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड की जो ऊन और जो रेशम बनाने वाले जो लोग थे, वो भारतीय कपड़ों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनके भारतीय कपड़ों के आयात से परेशान हो गए, क्योंकि भारतीय कपड़े की डिमांड वहां ज्यादा थी और ज्यादातर लोग इन्हीं कपड़ों को पहनना वहां पे पसंद करते थे, इन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण और उनकी जो डिमांड थी वो कम होने के कारण, जो यूरोपीय जो कपड़ा था उनकी डिमांड कम होने के कारण जो थे वहां के लोग इसका विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े जिसे छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया। ठीक है, सहयोग से इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके साथ कितनी सारी चीजें जो है जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस समय इंग्लैंड में नए नए जो है वो कारखाने खुले। वहां के जो व्यापारी थे भारतीय कपड़ों को जो है बंद कराना चाहते थे। इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की आवश्यकता जो है दिखाई देने लगी कि ऐसा तकनीकी सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि यहाँ के कपड़ों की डिमांड बढ़े और भारतीय कपड़ों की डिमांड कम हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय एक जॉन के ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है, और इसके जिससे जो परंपरागत जो है तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1786 में हम देखते हैं कि 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का भी आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसके बावजूद 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय कपड़े का दबदबा जो था, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय कपड़े का जो दबदबा था वो बरकरार रहा, वो दुनिया भर में बना रहा। ठीक है, तो डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इससे जो है बेहिसाब जो है मुनाफा कमाया। जैसे कि हमने पहले भी बात की, पहले भी चैप्टर्स में बात किया है कि किस तरीके से जो हम देखते हैं कि जो विदेशी व्यापारी थे वो यहाँ का सामान वहां ले जाते थे और वहां से जो है वो जो सोना चांदी वगैरह जो चीजें लाते थे और यहाँ से जो सामान खरीदते थे और ले जाके वहां बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बुनकर कौन थे।
दरअसल बुनकर को हम आम तौर पे कपड़ा बुनने वालों के नाम से जानते हैं। जैसे आमतौर पर हम बुनाई का जो काम करने वाले समुदाय होते हैं या कारीगर होते हैं उनको हम बुनकर कहते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी जो हुनर को आगे जो है बढ़ाते थे। और बंगाल के जो तांती समुदाय है, उत्तर भारत के जो जुलाहे और जो मोमिन समुदाय है, दक्षिण भारत के साले और कैकोलार जो समुदाय है, ठीक है, और देवांग समुदाय है, बुनकरी के लिए जो है ये लोग प्रसिद्ध है। तो बुनकर आमतौर पे वो लोग होते हैं जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य को करते रहते हैं। अब बात करते हैं भारतीय कपड़े का पतन, कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद वो कौन सी चीजें थी जो भारतीय कपड़ों का जो पतन था, भारतीय सूती वस्त्रों का जो पतन था, उसमें जो है जो भारतीय जो कपड़े जो थे उनका पतन का क्या कारण था। कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना अच्छा कपड़ा होने के बावजूद भी भारतीय जो कपड़े थे उनका पतन किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन था, ठीक है, तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। क्या असर पड़े, वो कौन से ऐसे कारण थे जिनसे इनके ऊपर असर पड़ा। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों के जो है जो ब्रिटिश उद्योग में जो बने कपड़े थे और जो अमेरिका में जो बने कपड़े थे उनसे इनको मुकाबला करना था। ठीक है, तो मुकाबले में क्या होता है, लोग जो है डिमांड उस चीज की करते हैं जिस चीज को इस्तेमाल करके देखते हैं कि हाँ ये चीज काबिले तारीफ है, अच्छी चीज है ना। तो डिमांड क्यों बढ़ती है, डिमांड इसीलिए बढ़ती है कि जिस चीज को अच्छा मानते हैं उस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और जिस चीज को अच्छा नहीं मानते उसकी डिमांड कम होती है। ठीक है, तो यही था कि जो अमेरिका में और जो ब्रिटेन में जो बनने वाले कपड़े थे उनसे इनको जो है प्रतिस्पर्धा करनी थी, मुकाबला करना था। दूसरी चीज की भारत में इंग्लैंड के जो कपड़े जो है, भारत से जो इंग्लैंड को जो कपड़े भेजे जाते थे उनका जो है काफी उनके ऊपर जो है ना बड़ी मात्रा में सरकार ने जो है सीमा शुल्क जो है लगा दिया। ठीक है, सीमा शुल्क से के कारण जो था वो उनकी कीमत काफी बढ़ गई। ठीक है, और 19वीं सदी के शुरुआत तक इंग्लैंड में बने जो सूती कपड़े थे भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाजारों ने जो है इनको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया बाहर, क्योंकि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी, साथ साथ इनकी कीमत भी बढ़ी। तो लोगों को इससे कम कीमत पर वहां पे जो कपड़ा मिलता था तो इसकी वजह से जो है इन्होंने लोगों ने इसको जो है खरीदना बंद कर दिया। जो सीमा शुल्क थोपे गए थे और जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाकर इनके ऊपर जो कानून थोपे गए थे इसकी वजह से इनका काफी जो है नुकसान होने लगा। और जो एजेंट जो थे और एजेंट जो थे वो जो चीजें खरीदते थे, जो कपड़े खरीदते थे, उन्होंने आपूर्ति के लिए बुनकरों को जो है पेशगी भी देना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से इन लोगों का काफी जो है नुकसान हुआ और ये पतन की कगार पर पहुंच गया। अब हम बात करेंगे सूती कपड़ा मिलों का उदय। सूती कपड़ा मिल बनाई गई, ठीक है, और सूती कपड़ा मिलों का उदय भी बहुत एक हम देखते हैं कि बहुत एक अच्छी चीज थी। ठीक है, और उस समय क्या था कि भारत की जो पहली सूती कपड़ा जो मिल थी वो 1854 में बंबई में स्थापित की गई। बंबई में स्थापित करने का बहुत बड़ा एक कारण था। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कारण क्या था, यह जो है ये जो मिल बनाई गई थी ना, ये कताई मिल थी। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। ठीक है, बंदरगाह बन गया था और इसलिए बन गया था क्योंकि बंबई के आसपास की जो
जो मिट्टी थी वो काली मिट्टी थी, और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर फैक्ट्री बनाने का काम या जो जो मिल बनाने का काम इसी के कारण हुआ, क्योंकि इसके आसपास के इलाकों से, आपको जैसे पता है कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था, इसका हमने जिक्र किया था कि एक फैक्ट्री को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, किन किन जो हम कह सकते हैं कि कारकों की आवश्यकता होती है, क्या कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, और जो अगर वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएं तो फैक्ट्री आसानी से चल सकती है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो इसीलिए जो यहाँ जो मिलने वाला जो कच्चा माल था ना वो आसानी से उपलब्ध था, क्योंकि यहाँ से दूसरे देशों को भी जो है चीजें भेजी जाती थी, यहाँ पे आसानी से उत्पादन हो सकता था। ठीक है, और उत्पादन होने के कारण जो था वहां आसानी से कच्चा माल मिला और यहाँ पे जो है फैक्ट्री बनाई गई। ठीक है, सन 1900 तक आते आते हम देखते हैं कि यहाँ पर बंबई में लगभग 84 कपड़ा मिलें जो है चालू हो चुकी थी। ठीक है, पानी था, जो है कच्चा माल मिला, और जो लोग थे ना वो लोग भी थे गांव की तरफ से, जो काश्तकार थे, दस्तकार थे, या खेतिहर थे, या जो कामगर जो लोग थे वो लोग यहाँ पर आने लगे काम की तलाश में, उनको काम भी मिलने लगे। अगर इनके आसपास फैक्ट्रियों के आसपास जो है रिहायशी इलाके बनाए गए, वहां पे रहने के लिए लोगों को जो है घर बनाए गए, और वहां पे लोग रहते थे तो यहाँ काम करते थे। ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो है आसपास की जो है बस्तियां यहाँ पे बसनी शुरू हो गई, या किस तरीके से जो यहाँ पे जो सूती कपड़ा जो मिल था यहाँ पे चालू हुए, और इनका किस तरीके से जो है ये जो सूती कपड़ा मिल जो है आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है जो लौह इस्पात था उसका कारखाना किस तरीके से उदय हुआ और किस तरीके से चीजें चली। तो सबसे पहले हम 1799 की बात करते हैं। 1799 में हम मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान, जो मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, आप उनको जानते हैं, जो 1799 में जो टीपू सुल्तान जो है की जो तलवारें थी वो आज भी विश्वविख्यात जो है हैं, और आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की जो है बहुमूल्य संपत्ति है। ठीक है, तो 1799 टीपू सुल्तान की हम बात करेंगे। ठीक है, और टीपू सुल्तान की तलवार की जो बात करेंगे। ठीक है, कि जो उसकी जो तलवार, जो उनकी जो तलवार बनी थी और वुड्स स्टील की थी तलवार। ठीक है, किस चीज की थी? वुड्स स्टील की तलवार थी। टीपू सुल्तान की जो विश्वविख्यात तलवारें हैं आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति, जैसे मैंने आपको बताया। और यह तलवार खास थी, खास इसलिए थी कि इसकी जो धार थी इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी चीर सकती थी। ठीक है, और इस तलवार में जो है गुण था वो कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो दक्षिण भारत में जो है बनाया जाता था उस समय। क्योंकि जो उस समय का जो जो लोग थे ना वो जो भट्टियां चलाते थे इस तरीके से लौह अयस्क की, और उस तरीके से लौह उत्पादन करते थे, उनसे जो है वो तरह तरह के हथियार बनाए जाते थे। परंतु दक्षिण भारत में इतनी जो प्रचलित वुड्स स्टील जो है निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते जो है पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ की जो तलवार और हथियार उद्योग जो यहाँ का था वो समाप्त हो गया, और भारतीय हम देखते हैं कि भारतीय कारीगर द्वारा बनाए जाने वाले और इस्पात का जो स्थान था वो इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। ठीक है, तो ये इसका पतन का कारण रहा। ठीक है, तो भारत में लोहा और इस्पात कारखाने का उदय, हम इसके बारे में बात करेंगे। भारत में लोहा और इस्पात कारखाने का उदय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रजहारा जो पहाड़ियां हैं, ठीक है,
छत्तीसगढ़ में है और दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों में से एक है। यहाँ पे दुनिया में सबसे मतलब उच्च क्वालिटी के लोह अयस्क भंडार जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। यहीं पर 1904 में अप्रैल के माह में भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के जो बड़े पुत्र हैं दोराबजी टाटा लौह अयस्क की तलाश में पहुंचे। ठीक है, और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत जो है हम कहते हैं ना कि जो यहाँ पे इनको जो चीजें मिलती हैं और लौह अयस्क का इनको भंडार मिलता है, तो हालांकि वहां पे पानी की कमी थी, तो इन्होंने उससे थोड़ा सा साइड में हटके स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जो जंगल था उसको साफ किया और फैक्ट्री और औद्योगिक शहर को है बसाने के लिए जगह बनाई गई। ठीक है, और जगह बनाने के बाद इस शहर को जो है नाम दिया गया जमशेदपुर। ठीक है, इस शहर को क्या नाम दिया गया? जमशेदपुर। इस शहर को नाम दिया गया। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है उसकी जो है नाम से फैक्ट्री जो है स्थापित की गई। और 1912 से जो है यहाँ से स्टील उत्पादन शुरू हो गया। ठीक है, उस समय भारत ब्रिटेन से स्टील आयात कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि भारत में रेलवे के विस्तार का जो है कार्य चल रहा था और विस्तार के कारण जो ब्रिटेन से बनी पटरियों की भारी मांग थी भारत में। ब्रिटेन से जो है जो ट्रेन की पटरियां थी वो मंगाई जा रही थी उस समय। ठीक है, और 1914 तक आते आते, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हो गया, तो 1914 में हालात बदलने लगे और जो पहला विश्व युद्ध हुआ, पहले विश्व युद्ध के कारण जितने भी ब्रिटेन में बनने वाला जो लौह अयस्क वाला जो सामान था, लौह इस्पात का जो सामान था, वो युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में दिया जाने लगा, यानी वहां पर वो भेजा जाने लगा, तो वहां पे इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में काफी गिरावट हो चुकी थी। ठीक है, और इसकी जो जगह ले ली उसने जगह, किसने जगह ले ली? इसकी जगह जो है टिस्को ने ले लिया। ठीक है, और टिस्को को पहले पटरियों का काम मिला, फिर बाद में जो रेलवे की उसके जो पहिए होते हैं ना, उस फिर पहियों का इनको काम भी मिल गया और ये लगभग सारा ही काम जो है रेलवे का टिस्को करने लगी। इसके कारण 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है काफी लंबा 4 साल से अधिक जो है समय तक चला है। ठीक है, तो 1919 तक जो था वो हम देखते हैं कि टिस्को में बनने वाले स्टील को ब्रिटेन ना औपनिवेशिक सरकार जो है वो 90% स्टील को खरीदने लगी। ठीक है, और टिस्को ने धीरे धीरे पूरे जो है साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से जो है कारखाना जो है चालू हुआ और किस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ती गई। तो राष्ट्रीय आंदोलन ने, जो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है विकसित हुआ और औद्योगिक जो है वर्ग वो ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग जो है बुलंद होती गई। तो ये जो चीजें थी ना, ये चीजें सिर्फ यही जानने के लिए हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान किस तरीके से जो है कपड़ा उद्योग देखते हैं हम या लौह जो उद्योग देखते हैं उसका किस तरीके से विकास हुआ। ठीक है, किस तरीके से कुछ उद्योग ऐसे थे जैसे हम देखते हैं ना कि जो भट्टी प्रगलन जो छोटे छोटे जो गांव में चलते थे वो किस तरीके से समाप्त हुए, क्योंकि जो स्टील का जो उत्पादन था वो ब्रिटेन उस समय बहुत ज्यादा करता था जब तक ये टिस्को की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, और ब्रिटिश जो शासनकाल में उस समय जो है लौह अयस्क का निर्माण जो उत्पादन जो है ब्रिटेन में किया जाता था और यहाँ पे उसको सप्लाई किया जाता था। ठीक है, तो इसके कारण जो है जो हम कह सकते हैं जो छोटे छोटे जो प्रगलन भट्टियां थी या जो लोग काम करने वाले थे, इस तरीके की जो चीजें बनाने वाले जो लोग थे वो उनसे काफी दूर होते चले गए। ठीक है, तो हमने इसमें जो है बुनकर और लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिकों के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो है ये कारखाने जो है स्थापित किए, किस तरीके से कारखाने चलाए गए। बेसिकली हमने दो चीजों पर फोकस किया है इसमें, एक तो हमने कपड़ा व्यापार के ऊपर किया और दूसरा लौह अयस्क के ऊपर हमने इसके ऊपर फोकस किया इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, और जो अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना कि किस तरीके से उस समय ये चीजें चल रही थी अंग्रेजों के समय में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो
अभी तक के लिए मैं आप लोगों से बस इतना इसी के लिए जो है धन्यवाद। और पूरा वीडियो को देखिए, और पूरा वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग जो है उस चीज़ को पूरा समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।